Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today again we are going to study an important use of the diode which is named as the transistor. अगर आप मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का नाम बहुत ही कॉमन है और कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसा नहीं जिसमें आपने ट्रांजिस्टर को यूज ना किया हो. अगर आप अपने मोबाइल अपने कंप्यूटर के सर्किट को देखें तो वो बेसिकली बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है. तो आखिर ये ट्रांजिस्टर क्या है और इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं, ये देखने के लिए आज का लेक्चर सुनते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम ट्रांजिस्टर इंडिकेट करता है कि ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, और वो दो वर्ड्स कौन से हैं? वो हैं ट्रांसफर एंड रेजिस्टर. बेसिकली ट्रांजिस्टर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है. इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किट में रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करके करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकता है. ट्रांजिस्टर कैसे बनता है और वो कैसे रेजिस्टेंस की वेरिएशंस को प्रोड्यूस करता है, ये देखने के लिए हमें याद करना पड़ेगा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास एन टाइप और पी टाइप मटेरियल्स थे. जब आपने एन और पी को आपस में ज्वाइन किया था तो बना था डिप्लीशन रीजन पोटेंशियल बैरियर, और जिससे आपने डायोड बनाया था. बेसिकली ये उसी पुरानी हिस्ट्री पर ही डिपेंडेंट है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से स्टार्ट लेती थी. अगर आपके पास दो एन टाइप मटेरियल्स अवेलेबल हैं और आप उन दो एन टाइप मटेरियल्स के बीच में एक पी टाइप मटेरियल रख देते हो, जैसा कि आप सैंडविच बनाते हैं तो दो ब्रेड स्लाइसेस के बीच में आप अपनी कोई ना कोई फेवरेट चीज प्लेस करते हैं. सेम इज द केस कि आपके पास दो एन टाइप मटेरियल्स हैं और उनके बीच में अगर आप पी टाइप मटेरियल रख रहे हैं तो आपका जो ट्रांजिस्टर बनेगा उसका नाम होगा NPN ट्रांजिस्टर, विच मीन्स कि आपने दो N लेयर्स के बीच में P को प्लेस किया है. लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट चॉइस करते हैं कि आप दो P मटेरियल्स के बीच में एक N मटेरियल को प्लेस करते हैं तो उस केस में जो ट्रांजिस्टर बनेगा वो कहलाएगा PNP ट्रांजिस्टर. अब ये दो जो ट्रांजिस्टर बने इनके और भी नाम हैं. आप NPN ट्रांजिस्टर को बैक टू बैक ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने दो डायोड्स को आपस में अगर कंबाइन इस तरह किया कि उन दोनों डायोड्स के P साइड्स आपस में ज्वाइन हो, तो इस केस में बैक टू बैक कॉम्बिनेशन से जो ट्रांजिस्टर बनेगा उसका नाम होगा NPN ट्रांजिस्टर. और जो दूसरा ट्रांजिस्टर था दैट इज PNP ट्रांजिस्टर, इसका दूसरा नाम है फ्रंट टू फ्रंट ट्रांजिस्टर. जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगेन हमारे पास दो डायोड्स हैं और हम उन्हें फ्रंट टू फ्रंट ज्वाइन कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम दोनों डायोड्स की नेगेटिव साइड, जिन्हें आप N साइड कहते हैं, वो आपस में ज्वाइन करेंगे. जैसे ही आपने फ्रंट टू फ्रंट कॉम्बिनेशन किया तो जो ट्रांजिस्टर बना उसका नाम है PNP ट्रांजिस्टर. इन डेफिनेशन से हमें यह पता चला कि ट्रांजिस्टर बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का एक सैंडविच होता है. ट्रांजिस्टर is a simply sandwich of one layer of semiconductor between two similar layers of semiconductor materials. अब वो similar layers आपकी N भी हो सकती हैं और P भी हो सकती हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रांजिस्टर को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं. इसी कॉम्बिनेशन को अगर आप सिंबॉलिकली इंडिकेट करें तो सिंबल्स में इन ट्रांजिस्टर्स को कुछ इस तरह लिखा जाएगा. पहला जो आपका ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर, इसको आप NPN से इंडिकेट करेंगे. इनमें जो फर्स्ट N रीजन है इसे आप इमिटर भी कह सकते हैं, और जो सेंटर में P रीजन है इसे आप बेस कहेंगे, और जो लास्ट वन N रीजन है इसे आप कलेक्टर कहेंगे.
मैंने सिर्फ सिंबल्स लिखे हैं E, B एंड C. E stands for emitter, B stands for base and C stands for collector. ये तीन नाम एमिटर, बेस और कलेक्टर किस वजह से हैं, ये थोड़ी देर में आपको मैं एक्सप्लेन करती हूं. अगर आपने इसी NPN को सिंबॉलिकली इंडिकेट करना है तो हम इसके सिंबल को कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं. ये आपका N रीजन है, ये वाला एमिटर, ये आपका P रीजन है जिसे आपने बेस कहा, और ये आपका कलेक्टर है जिसे आपने C से इंडिकेट किया. अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक एरो है. ये एरो बेसिकली किसी भी ट्रांजिस्टर में करंट के फ्लो का डायरेक्शन आपको बताता है. अगर आपके पास NPN ट्रांजिस्टर है या दूसरा वाला PNP ट्रांजिस्टर है तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम P साइड टू N साइड. सो P टू N करंट ने फ्लो करना है तो एरो आपका आउटवर्ड साइड पर होगा. यह आपका सिंबल है NPN ट्रांजिस्टर का. और इसी तरह अगर आपने PNP ट्रांजिस्टर को सिंबॉलिकली इंडिकेट करना है तो उसके सिंबल में अगर आप PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं तो अगेन एरो आपने ड्रॉ करना है फ्रॉम P साइड टू N साइड. सो जब P से N की तरफ आपका करंट का फ्लो होगा तो एरो आपको P टू N ही पॉइंट होता हुआ नजर आएगा. इन दोनों सिंबल्स में जो आपको तीन पोर्शंस नजर आए उनके नाम मैंने आपको बताए, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. अब ये तीन जो पोर्शंस हैं इनको आप डिफरेंशिएट किन बेसिस पर कर सकते हैं. इन तीन पोर्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए दो टर्म्स की हेल्प ली जाती है और वो टर्म्स हैं डोपिंग एंड थिकनेस. अब तीनों मटेरियल्स क्योंकि आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बने हैं, N टाइप हो या P टाइप हो, ये डोपिंग की ही हेल्प से बनते हैं. सो अगर आप डोपिंग का कंपैरिजन करें जिससे आपके इनके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यूज आएंगी तो सबसे जो हाई डोपिंग की जाती है वो इमिटर के अंदर की जाती है. सो आपका जो इमिटर वाला पोर्शन है यानी ये पोर्शन हेविली डोप्ड आपका मीडियम जो होगा वो होगा इमिटर, और इससे कम जो आप डोपिंग करेंगे वो आप करेंगे कलेक्टर में, और सबसे लाइटली डोप्ड आपका जो रीजन होगा वो होगा बेस. सो अगर हम डोपिंग का कंपैरिजन कर रहे हैं तो डोपिंग के कंपैरिजन में इमिटर सबसे हेविली डोप्ड है, इससे कम आपके पास आएगी जिसमें डोपिंग वो होगा कलेक्टर, और इससे कम जिसकी डोपिंग होगी वो होगा बेस. सो सबसे लाइटली डोप्ड रीजन होगा बेस, उससे ज्यादा जिसमें डोपिंग होगी वो होगा कलेक्टर, और सबसे ज्यादा जिसमें डोपिंग होगी वो होगा इमिटर. अब अगर आप इसकी थिकनेस की वैल्यूज को देखें तो सबसे जो थिक रीजन होगा, सबसे जो विड्थ वाइज थिक होगा वो आपका होगा कलेक्टर, और कलेक्टर से कम जिसकी थिकनेस होगी वो होगा इमिटर, और सबसे जो थिन रीजन होगा, सबसे कम थिकनेस जिसमें होगी वो होगा बेस. सो थिकनेस के अगर हम कंपैरिजन को ड्रॉ करें तो सबसे जो थिकनेस में थिक मटेरियल होगा वो होगा कलेक्टर, इससे कम जिसकी थिकनेस होगी वो होगा इमिटर, और सबसे लीस्ट या थिन जो रीजन होगा वो होगा बेस. सो अगर हम इनकी डोपिंग की वैल्यूज देखें तो हमारा बेस सबसे कम डोपिंग को कैरी करता है. इसके पीछे भी एक रीजन है जो आपको मैं बताऊंगी जब आप इसकी वर्किंग पढ़ेंगे. और सबसे जो थिन रीजन है वो भी है बेस, यानी बेस वो मजलूम सा रीजन है जिस पर हमने बहुत ही जुल्म किया, यानी बेस को आपने सबसे थिन भी रखा और बेस ही को आपने सबसे लाइटली डोप्ड रीजन बनाया. अगर हम ऐसा ना करते तो हमारा जो ट्रांजिस्टर का फंक्शन है वो है, दो इसके मेन फंक्शन है. एक तो इसका फंक्शन है ऑन एंड ऑफ स्विच का रोल, और दूसरा इसका फंक्शन है एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट. सो जो आपने इसमें एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट प्रोड्यूस करनी है उसके लिए बेसिकली हमें बेस को थिन रखना पड़ता है और लाइटली डोप्ड रखना पड़ता है. अब अगर आप
किसी भी ट्रांजिस्टर को किसी भी सर्किट में बाइसिंग के प्रोसेस में लेकर जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बाइसिंग का कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी आप किसी भी सर्किट में डीसी सोर्स कनेक्ट करें और वो डीसी सोर्स कोई ऑपरेटिंग कंडीशंस जनरेट करे तो इसे बाइसिंग बोला जाता है। अगर हम ट्रांजिस्टर के साथ डीसी सोर्स कनेक्ट करें तो किस तरह कनेक्ट करने चाहिए, डीसी सोर्स के कनेक्ट करने से कैसे हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो करता है, ये देखने के लिए हम मजीद इन्हीं एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की सर्किट अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। आपको इस वक्त एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर नजर आ रहा है। इन दोनों की हमने बाइसिंग की हुई है और बाइसिंग कुछ इस तरह से की कि हमें इन दोनों सर्किट्स में फॉरवर्ड बाइसिंग भी नजर आएगी और रिवर्स बाइसिंग भी नजर आएगी। थोड़ा सा आपको रीकैप देती चलूं। आपने पहले देखा था कि जब भी आप किसी भी डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो ये ऑन स्विच का बिहेवियर होता है और सर्किट में करंट फ्लो करता है, और जब भी आप किसी भी डायोड की रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो ये ऑफ स्विच का रोल है और आपके पास सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। जब भी आप ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करें तो आपने ध्यान रखना है दो बातों का, और वो दो बातें क्या हैं? वो दो बातें ये हैं कि आपने हमेशा जब भी ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करना है तो जो आपका इमिटर बेस जंक्शन होगा, इसको आपने हमेशा, एमिटर बेस जंक्शन को हमेशा आपने फॉरवर्ड बाइस्ड करना है। और अगर आप दूसरा इसमें जंक्शन देखेंगे तो एक तो हो गया एमिटर बेस, दूसरा आपके पास होगा इसमें कलेक्टर बेस जंक्शन। जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन होगा ये हमेशा होगा रिवर्स्ड बाइस्ड। क्या होगा? रिवर्स्ड बाइस्ड। अगर आप ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको ट्रांजिस्टर के अंदर दो डिप्लीशन रीजन या दो जंक्शंस नजर आएंगे। कैसे? आपने अभी देखा कि आपके पास एक अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये आपका इमिटर है और ये क्या है? बेस। अब ये इमिटर बेस के बीच में यहां पर आपको एन और पी के बीच में यहां एक जंक्शन मिलेगा जिसे आप डिप्लीशन रीजन कहेंगे। और अगर आप इस साइड पर देखें तो इस साइड पर जो एन और पी रीजन है यहां पर भी आपको एक जंक्शन मिलेगा। यह आपके पास दूसरा डिप्लीशन रीजन हो जाएगा। इसका मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर आपको दो बैरियर्स या दो डिप्लीशन रीजन्स नजर आते हैं। इनमें जो पहला वाला जिसे आप एमिटर बेस जंक्शन कहेंगे, ये हमेशा मैंने आपको बताया कि आपने इसको कनेक्ट करना है फॉरवर्ड बाइस्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग। और जो दूसरा इसमें जंक्शन है जिसे आप कलेक्टर और बेस जंक्शन कहेंगे, वो हमेशा कनेक्ट होगा रिवर्स्ड बाइसिंग के अकॉर्डिंग। अब जब हम इन दोनों बाइसिंग के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे तो जो डीसी सोर्स हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं उनके सिंबल्स कुछ इस तरह से यूज किए जाते हैं। जो आप फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए एक्सटर्नली सोर्स कनेक्ट करेंगे उसका सिंबल होता है VBB, और जो आप रिवर्स बाइसिंग के लिए एक्सटर्नली सोर्स कनेक्ट करेंगे उसका सिंबल होता है VCC। अब ये दोनों जो डीसी सोर्सेज आप कनेक्ट कर रहे हैं इनकी वैल्यूज में भी क्या कोई फर्क होता है? जी बिल्कुल फर्क होता है। जो आप रिवर्स बाइसिंग में VCC सोर्स कनेक्ट करते हैं वो फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट होने वाले पोटेंशियल सोर्स से काफी बड़ा आप कनेक्ट करते हैं, यानी VCC जो रिवर्स बाइसिंग में पोटेंशियल कनेक्टेड है वो फॉरवर्ड बाइसिंग से आपने स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कनेक्ट करना है।
अब अगर आप देखें कि आपने फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग किस तरह की, तो हमने यूज किया एक NPN ट्रांजिस्टर। इसमें आपका ये वाला पोर्शन है एमिटर और ये पोर्शन है बेस और ये पोर्शन है कलेक्टर। सो अगर आप देखें तो आपने एमिटर बेस जंक्शन को VBB पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस RB और आपने N साइड डायोड की कनेक्ट की नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द DC सोर्स, P साइड आपने डायोड की कनेक्ट की विद पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द DC सोर्स। आपने सेम कनेक्शन किए और आपको याद होगा कि अगर आप सेम कनेक्शंस करते हैं तो ये आता है फॉरवर्ड बायसिंग में। सो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये इस वक्त फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगा, जबकि जो दूसरा पोर्शन है जिसे आप कलेक्टर बेस जंक्शन कहेंगे, अगर आप उस जंक्शन पर गौर करें तो इसका N साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और P साइड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, यानी रिवर्स कनेक्शन हो रहे हैं यहां पर। और जब भी रिवर्स कनेक्शन होते हैं तो आपको बताया मैंने कि जब भी रिवर्स कनेक्शन होगा तो वो आएगा रिवर्स बायसिंग के अंदर, और अगर फॉरवर्ड बायसिंग हो तो करंट फ्लो करता है और अगर रिवर्स बायसिंग हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन इसमें अब करंट कैसे हमने फ्लो करवाना है वो आपको थोड़ी देर में मैं बताती हूं। दूसरा इसका कॉम्बिनेशन, अगर आप PNP ट्रांजिस्टर, चाहे आप NPN यूज कर रहे हैं चाहे आप PNP यूज कर रहे हैं, जो भी कॉम्बिनेशन आप यूज करें उन दोनों कॉम्बिनेशंस में याद रखिएगा कि एमिटर बेस जंक्शन हमेशा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड। इसमें भी अगर आप एमिटर है ये बेस है, एमिटर जो कि P टर्मिनल है डायोड का उसे आपने पॉजिटिव साइड ऑफ पोटेंशियल सोर्स कनेक्ट किया, N जो कि आपके डायोड की N साइड है वो आपने कनेक्ट की विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द DC सोर्स, जिसको अगेन आपने VBB से इंडिकेट किया, क्योंकि N नेगेटिव P पॉजिटिव सिमिलर कनेक्शंस हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन इस वक्त आपका फॉरवर्ड बायसिंग में है। और अगर आप सेकेंड पोर्शन पर आए तो इसमें आपका P साइड कनेक्टेड है नेगेटिव और N साइड कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ, यानी उलट कनेक्शंस हैं, रिवर्स कनेक्शन है। सो ये वाला आपका जो कलेक्टर बेस जंक्शन है ये आपका इस वक्त रिवर्स बायसिंग के अंडर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपका ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना। अब वो 3 सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिनमें N और P के कॉम्बिनेशंस हैं वो आप पर डिपेंड करता है कि आप 2 N के बीच में एक P यूज करना चाहते हैं या 2 P के बीच में एक N यूज करना चाहते हैं, यानी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग NPN या PNP ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि जो N जो कि इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस को या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N रीजन के अंदर, उसको इंडिकेट करता है, और इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल पार्टिकल हैं। N रीजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है वो होल्स के कंपैरेटिवली 2-3 टाइम्स ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी के साथ मूव करते हैं, तो इनके मोबिलिटी की वजह से NPN ट्रांजिस्टर को पढ़ना या उसे स्टडी करना आसान हो जाता है। सो अगर हमने करंट फ्लो इन ट्रांजिस्टर पढ़ना है तो हम हेल्प लेते हैं NPN ट्रांजिस्टर की और देखते हैं कि कैसे ये फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग की हेल्प से हमारा ट्रांजिस्टर करंट की एम्प्लीफिकेशन को प्रोड्यूस करता है या हमारा ट्रांजिस्टर एक डिजिटल स्विच की तरह बिहेव करता है। ये देखने के लिए हम चलते हैं NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है। इस NPN ट्रांजिस्टर में अगर हम एक DC सोर्स कनेक्ट करें तो कुछ इस तरह के कनेक्शंस आपको नजर आएंगे। इस ट्रांजिस्टर में हमारे पास 2 डिप्लीशन रीजन्स हैं। एक हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन का डिप्लीशन रीजन है और दूसरा डिप्लीशन रीजन है कलेक्टर बेस जंक्शन का।
और अगर मैं इस ट्रांजिस्टर के साथ एक डीसी सोर्स कनेक्ट करूं तो चाहे मैं डीसी सोर्स की पोलैरिटी किसी भी तरह कनेक्ट कर दूं, इस वक्त अगर मैंने डीसी सोर्स कनेक्ट किया तो कुछ इस तरह कि डीसी सोर्स की पॉजिटिव साइड हमारे कलेक्टर वाले एन साइड के साथ कनेक्टेड है और डीसी सोर्स की नेगेटिव साइड जो इमिटर वाली साइड है एन उसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन हमारे पास सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि इस वक्त भी एक हमारा जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है और एक रिवर्स्ड बाइस्ड है। अब अगर मैं इस डीसी सोर्स की पोलैरिटी उलट देती हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में एक्सचेंज कर देती हूं, तो फिर भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि अगेन एक रीजन हमारा, एक बैरियर हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में है और एक रिवर्स बाइसिंग में है। सो इससे हमें यह पता चला कि ट्रांजिस्टर के साथ अगर मैं यूं सिंपल वे में एक डीसी सोर्स कनेक्ट करती हूं तो हमें तो कोई करंट फ्लो नजर ही नहीं आता। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक डीसी सोर्स से ट्रांजिस्टर की वर्किंग नहीं होने वाली। सो फिर क्या किया जाए? सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सेकंड डीसी सोर्स की हेल्प ली और उस डीसी सोर्स को हमने इमिटर बेस जंक्शन के बीच में कुछ इस तरह लगाया कि इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाए, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि जब भी आपने ट्रांजिस्टर को यूज करना है तो इमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड के अकॉर्डिंग कनेक्ट करना है। सो जैसे ही आपने सेकेंड डीसी सोर्स कनेक्ट किया और इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस्ड किया तो आप देख रहे हैं कि एक करंट फौरन से इस फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से इमिटर के अंदर से चलता हुआ बेस में एंटर हुआ और बेस में जाते ही करंट को दो रास्ते नजर आए। एक रास्ता तो सेकंड डीसी सोर्स की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता कलेक्टर की तरफ जा रहा है। अब यहां आपको याद रखें तो मैंने आपको बताया था कि बेस रीजन थिन होता है, लाइटली डोप्ड होता है। यहां आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे कि क्यों बेस थिन है, क्यों बेस में हमने डोपिंग बहुत ही कम रखी थी। उनके आंसर्स कुछ इस तरह हैं कि डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जैसे ही इमिटर करंट आपके बेस रीजन में एंटर हुई तो चंद एक इलेक्ट्रॉन कामयाब हो गए किसकी तरफ? सेकंड वाले पोटेंशियल सोर्स की तरफ जाने में। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस को जंप करते हुए कलेक्टर की तरफ चले गए और जैसे ही वो एक हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ कलेक्टर में एंटर हुए तो कलेक्टर के साथ एक स्ट्रॉन्ग डीसी सोर्स कनेक्टेड है VCC और ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पोटेंशियल आपके इन हाईली काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और आपके कलेक्टर और बेस जंक्शन के बीच में एक करंट फ्लो करता हुआ आपको नजर आएगा। आप देख रहे हैं कि जो बल्ब कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच में कनेक्टेड है उसकी ब्राइटनेस इमिटर बेस जंक्शन में लगे हुए बल्ब की ब्राइटनेस से बहुत ज्यादा है। ये बता रहा है आपको कि जो करंट आपके आउटपुट सर्किट यानी कलेक्टर बेस वाले सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड इमिटर बेस जंक्शन में फ्लो करने वाले करंट से बहुत ज्यादा है। यानी जो आपने फॉरवर्ड बाइसिंग में डीसी सोर्स कनेक्ट किया उस डीसी सोर्स ने एक थोड़ी सी करंट इमिटर में इंजेक्ट की और वो इमिटर उसी करंट को किस में पुश करेगा? बेस में। और बेस बहुत ही थिन है। अगर बेस हमारा थिक होता तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोबारा आपके सेकंड फॉरवर्ड बाइस्ड वाले डीसी सोर्स की तरफ मूव कर जाते, लेकिन क्योंकि हमने बेस को थिन कनेक्ट किया है सो बहुत ही फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आपके सेकंड यानी फॉरवर्ड बाइस्ड डीसी सोर्स की तरफ जा पाएंगे, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होगी और बेस बहुत ही थिन होगा। सो इंस्टेड के वो एक कर्व पाथ बनाकर आपके फॉरवर्ड बाइस्ड डीसी सोर्स की तरफ जाते वो सीधा कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे और मैक्सिमम नंबर आपके कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो बेस है वो बहुत ही लाइटली डोप्ड है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर आपका ये बेस का पोर्शन है और आपने उसको थिन
रीजन कहा है, तो इस थिन रीजन के अंदर आपने लाइट यानी बहुत ही कम डोपिंग की हुई है। अब लाइट डोपिंग और थिन पोर्शन होने से हमें दो बेनिफिट मिलते हैं। अगर ये थिन है तो जैसे ही इसमें इमिटर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन इस तरफ यानी डीसी सोर्स की तरफ जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे और कलेक्टर की तरफ पहुंच जाएंगे। अगर ये बड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन जो आगे जाने थे वो इसी थिक रीजन बेस के थिकनेस के अंदर ही अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते और कलेक्टर तक पहुंचते हुए वो वीक काइनेटिक एनर्जी कैरी करते। सो इसके थिन होने से इलेक्ट्रॉन का जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो कम होता है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ जाते हैं और बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ। और डोपिंग कम होने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि इसमें अगर डोपिंग कम होगी तो पी रीजन के अंदर नंबर ऑफ होल्स भी कम होंगे। सो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां एंटर होगा तो इलेक्ट्रॉन अगर उसे बहुत ज्यादा डोपिंग की वजह से बहुत ज्यादा होल्स मिलते तो बहुत सारे होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाता, लेकिन क्योंकि हमारे पास डोपिंग का रेशो बहुत ही कम है सो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो उसके लिए अवेलेबल होल्स ही बहुत कम होंगे क्योंकि हमने लाइट डोपिंग रखी है। सो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन का प्रोसेस डोपिंग कम होने की वजह से भी रिड्यूस हो जाएगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज को अगर हम सर्किट में देखें तो ये आपके पास एक NPN ट्रांजिस्टर है। इसमें इमिटर बेस जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बाइस्ड किया और आपका कलेक्टर बेस जंक्शन क्या किया आपने, उसको रिवर्स्ड बाइस्ड कर दिया। जैसा कि अभी आपने देखा कि जैसे ही आपने फॉरवर्ड बाइसिंग की विद द हेल्प ऑफ डीसी सोर्स तो आपके इमिटर से करंट किसकी तरफ मूव हुआ, बेस की तरफ। सो इमिटर से बेस की तरफ एक करंट मूव करेगा, ये कहलाएगा इमिटर करंट। जैसे ही ये करंट बेस में एंटर हुआ तो इस बेस ने एक करंट आई भी वापस इस फॉरवर्ड बाइस डीसी सोर्स की तरफ भेजा और बाकी इसमें से मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो कलेक्टर की तरफ जाएगा। और ये क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कनेक्टेड है सो इसके स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पोटेंशियल ने यहां आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो ऑलरेडी एक अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे थे उन इलेक्ट्रॉन्स को ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पोटेंशियल अपनी तरफ मैक्सिमम नंबर में अट्रैक्ट कर लेगा और उसकी स्ट्रॉन्ग करंट वैल्यू को अभी आपने बल्ब की ब्राइटनेस से कंपेयर करके देख लिया था कि कैसे कलेक्टर के साथ लगे हुए कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच में जो बल्ब कनेक्टेड था कैसे उसने एक हाई ब्राइटनेस शो की एज कंपेयर टू द बल्ब विच वाज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। सो हमें यहां से अंदाजा होता है कि जो कलेक्टर करंट है वो एज कंपेयर टू एमिटर करंट बहुत ज्यादा थी, यानी हमने एक थोड़ी करंट को एम्पलीफाई करके एक स्ट्रॉन्ग करंट बनाया और ये टेक्निक कि आप एक स्मॉलर करंट को एक लार्जर करंट में चेंज कर सकते हैं ये कहलाता है एम्पलीफिकेशन। बेसिकली जो कलेक्टर करंट है वो बेस करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस रेशो के साथ बेस करंट इंक्रीज करेगा उसी ही रेशो के साथ कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप बेस करंट को बढ़ाएंगे तो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, अगर आप बेस करंट को कम करेंगे तो कलेक्टर करंट ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इस सारे फिनोमेना को आपकी बुक्स के अंदर देखें तो बुक में जो आपकी फर्स्ट फिगर है उसमें सिर्फ उसने फॉरवर्ड बाइसिंग में जो इमिटर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट किया। सेकेंड फिगर के अंदर वही इमिटर का करंट जैसे ही बेस में गया तो बेस के अंदर एक करंट जनरेट हुआ और उस बेस करंट से फिर जो थर्ड डायग्राम है उस बेस करंट से आप कलेक्टर करंट में मूव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक दो ही बेस रीजन में से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो जो एक दो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जा रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके बेस में से एक स्मॉल पोर्शन ऑफ करंट है जो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन
जो आपका कलेक्टर वाला पोर्शन है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं थर्ड डायग्राम के अंदर, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कलेक्टर करंट अच्छा खासा इंक्रीज होकर आउटपुट की तरफ जाएगा। ये आपकी बुक में अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ करंट्स के अकॉर्डिंग है। आपकी बुक में दोनों डायग्राम्स बनी हुई हैं, उनमें ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ करंट भी इंडिकेट किया गया है और कन्वेंशनल करंट भी इंडिकेट किया गया है। अगर हम इन्हीं डायरेक्शंस को रिवर्स कर दें, यानी इस करंट को हम इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करें और इस करंट को हम अपवर्ड कर दें, इसको रिवर्स कर दें, तो ये डायरेक्शंस हैं कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग। लेकिन क्योंकि हमें ओरिजिनल डायरेक्शन ज्यादा बेहतर समझ आते हैं, तो पहले आप ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग ही डायग्राम को देखें, उसके बाद आपके पास जो भी डायरेक्शंस आए उन्हें आप रिवर्स कर दें, तो वो कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग आपके डायरेक्शंस बन जाएंगे। अगर हम इस सारी सिचुएशन को मैथमेटिकली समराइज करना चाहें तो हम हेल्प लेंगे किरचॉफ्स करंट रूल की, जो कि किरचॉफ फर्स्ट रूल है, जो कि ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पर जो इनकमिंग करंट है वो आउट गोइंग करंट्स के सम के इक्वल होती है। यहां इस पॉइंट पर आपके पास इनकमिंग करंट जो है वो है इमिटर करंट। इनकमिंग करंट इज इमिटर करंट, और ये इमिटर करंट फिर आगे दो डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वो बन जाती हैं आउट गोइंग करंट्स। आउट गोइंग करंट्स हमारे पास दो हैं, एक है बेस और दूसरा है कलेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किरचॉफ रूल को यूज करें तो इनकमिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू आउट गोइंग करंट्स। ये आपके पास इसकी फर्स्ट मैथमेटिकल करंट इक्वेशन बनेगी जो कि किरचॉफ्स करंट रूल के अकॉर्डिंग है। और दूसरा ये कि अगर आपने कलेक्टर टू बेस करंट का रेशो फाइंड आउट करना है, आपने ये देखना है कि कलेक्टर करंट बेस करंट के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है, कितनी एम्प्लीफाई हुई है, तो इसके लिए जो टर्म आप यूज करेंगे वो है करंट गेन, जिसका सिंबल है बीटा। अगर आपने ये कैलकुलेट करना है तो आप कलेक्टर करंट टू बेस करंट का रेशो कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको लेट्स सपोज ये कहा जाए कि करंट गेन किसी भी ट्रांजिस्टर का 100 है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको बीटा की वैल्यू बताई गई 100 और IC/IB रेशो बताई गई। इस करंट गेन की वैल्यू से आपको यह पता चलता है कि आपके ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर करंट है वो बेस करंट से 100 टाइम्स ज्यादा है। आप करंट गेन की वैल्यूज को देखकर ट्रांजिस्टर्स को सिलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपके सर्किट में रिक्वायरमेंट है कि आपने कलेक्टर करंट को 200 टाइम्स एम्प्लीफाई करना है, तो आप वो ट्रांजिस्टर यूज करोगे जिसका करंट गेन यानी बीटा की वैल्यू 200 होगी, क्योंकि 200 इंडिकेट कर रहा है कि कलेक्टर करंट इज 200 टाइम्स ग्रेटर देन बेस करंट। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपने ये देखा कि आप कैसे ट्रांजिस्टर को बनाते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर बेसिकली वही हिस्टोरिकल डायोड अगेन एंड अगेन यूज हो रहा है, वही डिप्लीशन रीजन है और अगेन वही फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें आपने दो डायोड्स के कॉम्बिनेशन से ट्रांजिस्टर को बनाया और ट्रांजिस्टर की अगेन आपने फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग ही की, लेकिन थोड़े से डिफरेंट अंदाज में, कि अगर आप इसमें कनेक्ट होने वाला यानी इमिटर बेस जंक्शन में कनेक्ट होने वाला ये डीसी सोर्स इस इमिटर बेस जंक्शन के बीच में बनने वाले पोटेंशियल बैरियर से थोड़ा कम होगा, तो आपका ये फॉरवर्ड बाइसिंग का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपको बताया कि इन इमिटर बेस जंक्शन के बीच में जो बैरियर बन रहा है, अगर आपने उसे फॉरवर्ड बाइस्ड करना है तो आपका ये वाला डीसी सोर्स
उस बैरियर से थोड़ी ज्यादा वैल्यू का होना चाहिए। सो जैसे ही इस डीसी सोर्स की वैल्यू इसके जंक्शन की वैल्यू को क्रॉस करेगी तो आपका सर्किट ऑन हो जाएगा और आपके पास करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर ये इसकी वैल्यू इसके बैरियर से कम रही तो आपका सर्किट ऑफ मोड में ही रहेगा और करंट आपके सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रांजिस्टर एट अ टाइम दो काम कर रहा है। एक तो ये डिजिटल स्विचिंग का काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ एमिटर बेस जंक्शन, और दूसरा जब हम फॉरवर्ड बायसिंग की सिचुएशंस को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो यही वाला ट्रांजिस्टर करंट एम्प्लीफिकेशन का काम भी करता है। सो ट्रांजिस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था और वो कैसे ये काम करते हैं वो आज आपने देखा। आगे मजीद देखेंगे कि ट्रांजिस्टर्स को हम किस तरह और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।